नमस्कार। जैसा कि हमें आशा थी कि आपको पिछला निबंध पसंद आएगा और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा पुराना निबंध आपको पसंद आया। हमने विज्ञान पर, साइंस पर जितने भी निबंध कराने थे, कम से कम 3 निबंध कराए हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है? आज हम पर्यावरण से टॉपिक से कुछ निबंध चूज़ करेंगे, उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये पहला निबंध है जिसका विषय है आपदा प्रबंधन और सतत विकास। ध्यान देने वाली बात है, सतत विकास पर भी निबंध पूछे गए हैं, आपदा प्रबंधन पे विकास पूछे गए हैं। लेकिन एक नया टॉपिक बचा हुआ है जो इनके अंतर संबंध पर टिका हुआ है। वह निबंध अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए हम इस निबंध की चर्चा आपके करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस निबंध को समझाएंगे और आप देखेंगे कि जब तक ये वीडियो समाप्त होगा, आपको यह निबंध मूलतः स्वतः याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ लीजिए निबंध आपको बेहतर याद रहेगा, ठीक है? तो अंतर संबंध पर हम निबंध शुरुआत करने से पहले कुछ कोटेशन अगर आपके पास है तो वो जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति की प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है वो कभी नष्ट नहीं होता। यह लाइन आप चाहें तो बहुत खूबसूरत लाइन है, लिख सकते हैं। या जया जेक रूसो द्वारा बोला गया है, प्रकृति कभी हमें धोखा नहीं देती, वह स्वयं को धोखा हम स्वयं को धोखा देते हैं। तो ये दोनों लाइन लिखकर आप चाहें तो इस निबंध का एक रूपरेखा तय कर सकते हैं, ठीक है? हम अब इस निबंध में सबसे पहली बात, 2 भाग हैं। पहला आपदा है, दूसरा सतत है। तो हम अलग-अलग पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। आपदा प्रबंधन की सबसे सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि भाई आपदाओं का रोकथाम करना, प्रतिक्रिया करना और पुनर्निर्माण करना, जो किससे संबंधित होनी चाहिए? जीवन, संपत्ति और पर्यावरण से, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को यहाँ लिख दिया जा सकता है कि आपदा केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय तैयारी है। अब सबसे बड़ी बात है, आपदा प्रबंधन में केवल 4 घटक होते हैं, जैसे मिटिगेशन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास, शमन। मिटिगेशन का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल सी मिटिगेशन की बात करूं, तो जैसे आप भवन निर्माण को ले लीजिए। आपदा कहता है कि भवन निर्माण जो कराया जाए वो भूकंप रोधी होना चाहिए। मतलब हम नॉर्मल घर देखते हैं और अगर उसमें तैयारी, मतलब जब आपदा हमारी आए उस समय को लेकर कोई भी तैयारी के समय, उस समय व्यवस्थित रूप से वो अगर मकान बना है तो उसे हम मिटिगेशन में करेंगे। मतलब हम आपदा से होने वाली जोखिम को कम करेंगे। याद रखिए, ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि आने आगे निबंध में इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम आपको निबंध की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इनका महत्व क्या है? तो भाई जाहिर सी बात है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक नुकसान को कम करना और समाज में लचीलापन वृद्धि करना, ये सब हमारे आपदा प्रबंधन की अवधारणा में आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो अब दूसरा कौन सा बचा? दूसरा बचा सतत विकास। अब प्रश्न ये उठता है कि सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास ये होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति भविष्य की पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए बिना। कहने का मतलब है, आज हमारे पास जो संसाधन है, हम उसका इतना प्रयोग करें, इतना मतलब इस प्रकार से प्रयोग करें कि भविष्य में जो हमारे आने वाले फ्यूचर है, उनके लिए वो संसाधन बचा रहे। ठीक है? इसके 3 स्तंभ हैं। आप डेफिनेशन में चाहे तो आप इसके 3 स्तंभ लिखा सकते हैं, जैसे पर्यावरण स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आर्थिक विकास पे जोर रहेगा और सामाजिक समानता बनी रहेगी। संसाधनों का इस प्रकार वितरण करना चाहिए। पर सतत विकास में कुछ सिद्धांत आते हैं। ये नहीं कि इस तरह हमने ये स्तंभ, लेकिन ये स्तंभ सिद्धांत पर काम करते हैं कि अंतर पीढ़ी समानता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं पहली पीढ़ी को हमने एक संसाधन दिया, दूसरी पीढ़ी को उससे दुगना दे दिया। नहीं, बराबर की समानता होना चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता, भविष्य में हम जो भी इस्तेमाल करें वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कितना उपयोगी होगा, ये हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है? वैश्विक साझेदारी और जिम्मेदारी, ये बातें लिखकर आप 2 पैराग्राफ में सतत विकास और आपदा प्रबंधन को बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ, जो इस निबंध का मूल मंत्र है। इस निबंध का मूल मंत्र क्या है? इस निबंध का मूल मंत्र है अंतर संबंध। हम अंतर संबंध कैसे स्थापित करेंगे ये हम देखेंगे। आपको पता है कि अगर आपदा में प्रबंधन सही होगा तो विकास तो होगा ही होगा, पर यह द्विपक्षीय संबंध है। ये कौन सा संबंध है? द्विपक्षीय संबंध है। यानी अगर हम आपदा को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा विकास भी क्या होगा? उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो उससे सतत विकास में भी परेशानी आएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक? आपदा क्या करता है? वो सतत विकास पर प्रभाव डालता है। विकास प्रक्रिया में यदि बाधा उत्पन्न हुआ तो विकास में बाधा उत्पन्न होगा। अगर जोखिम में कमी करेंगे, जोखिम में कमी करेंगे तो सतत विकास क्या होगा?
बहुत तेजी से होगा। ठीक है, ध्यान रखने के बाद यह दीर्घकालिक सुरक्षा हमें प्रदान करेगा। आप अगर यहाँ कोटेशन को नोट करना चाहते हैं तो आप ये कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने लिखा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास का अभिन्न अंग है। तो इस लाइन को लिख के आप अंतर संबंध को स्थापित कर सकते हैं। देखिए 3 पैराग्राफ हो गया, अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये दिखाते हैं कि जो हमारी आपदा है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है। हम मूलतः होते तो बहुत से प्रभाव, लेकिन हम केवल 3 प्रभाव पे काम करेंगे। एक इकोनॉमिक, एक सोशल और एक एनवायरमेंटल। ये 3 प्रभाव पकड़ के रखिएगा, क्योंकि आने वाले पैराग्राफ में हमारा जो पैराग्राफ संबंधित होगा वो इसी पे होगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे होगा। जैसे इकोनॉमिक पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आपदा आती है तो हमारे जीडीपी में गिरावट आती है, बुनियादी ढांचा विकास हो जाता, हानि हो जाती है, रोजगार कमी हो जाती है, समाज में क्या होता है, विस्थापन होता है, प्रवासनता, हम कहीं दूसरे जाके बसते हैं, कोई हमारे यहाँ आके बसता है, शिक्षा व्यवस्था एकदम टूट जाती है और सामाजिक असमानता होती है। तो ये क्या है, ये कई प्रॉब्लम को जन्म देती है। तो हम मैंने 3 प्रॉब्लम पे देखते हैं कि आपदा का सतत विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं पर्यावरण पे देखेंगे तो जैव विविधता की हानि होती है, जिससे जानवरों और वृक्ष पर हानि होती है, मृदा का क्षरण होता है और जल स्रोतों का प्रदूषण हो जाता है। तो कुल मिला के इन 3 प्रभावों के द्वारा हम सभी प्रभावों को एक ही जगह एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कुरान में एक लाइन लिखी गई है कि जब हम प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इस लाइन को लिख के इसके साथ कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अगले की तरफ, अगला पैराग्राफ। अब जैसे हमने पहले आपको बताया था जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन का पहला घटक था, आपको याद है हमने बताया था 4 घटक होते हैं, उसमें ये पहला घटक है और ये दूसरे पैराग्राफ से किस तरह लिंक है, ये चीज हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम जोखिम को न्यून कर लेंगे, मतलब जोखिम को कम कर देंगे, तो मृत्यु दर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, आर्थिक नुकसान कम होगा, आपदा में रणनीति में वृद्धि होगी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां डेवलप होंगे। इससे क्या होगा, सतत विकास बहुत तेजी से होगा। देख रहे हैं आप अंतर संबंध कैसे स्थापित हो रहा है। तो मिटिगेशन शब्द जो हमने बताया था वो आपके डिफिनेशन से यहां से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ आपका क्या है, पर्यावरण। हमने आपको 3 प्रभाव बताए थे कि तीनों में से हम एक एक उठाएंगे और सब पे डिस्कशन करेंगे, जो हमारे आने वाले निबंध में संबंध स्थापित करेंगे। जैसे अगर लगातार मौसम में वृद्धि हो रही है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ की स्थिति है, तो आपदा प्रबंधन क्या होता है, जरूरी हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम आपदा प्रबंधन सही करते हैं और सतत विकास होता है तो पर्यावरण को लाभ क्या बढ़ेगा, बाढ़ नियंत्रण के द्वारा और वनावरण बढ़ेगा, आर्द्र भूमि में प्रबंधन अच्छा से होगा, मैंग्रोव जो है तूफानों से हमें सुरक्षा देंगे और कृषि टिकाऊ सूखा प्रतिरोध कृषि जो है जन्म लेगा। इससे क्या होगा, सतत विकास और आपदा प्रबंधन में अंतर संबंध स्थापित हो सकेगा। अब हम अगले संबंध की बढ़ते होते हैं, आर्थिक आयाम। आपको याद है ना, हमने यहाँ आपको पहले बताया था, देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा 3 आयाम बताए थे, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण। पर्यावरण हो गया है, अब हम लोग आर्थिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर्थिक में अब जाहिर सी बात है, आर्थिक में कहा जाता है कि एक बात इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, यदि आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7 गुना लाभ मिलेगा। कैसे, आप नॉर्मल मकान बनवाएं, ध्यान से देखिए, नॉर्मल मकान बनवाएं, ढह गया, फिर दोबारा आप इसको मकान बनवाएंगे, इसमें क्या है, आपका जान भी ना, जान का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान। लेकिन आपने थोड़ा सा एक अच्छा सा मकान बनाया जो भूकंप रोधी है, मतलब बढ़िया से एकदम बढ़िया डेवलपमेंट, भूकंप आया, मेरा मकान नहीं गिरा, तो आपकी जान भी बची और पैसा भी बचा। तो आपने देखा कि किस तरह 1 रुपया इन्वेस्ट करके 7 गुना इसका लाभ करवा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, लचीला बुनियादी ढांचा परिवर्तन आएगा, आपदा रोधी निर्माण और योजनाबद्ध विकास पर आप काम करेंगे, बीमा और जोखिम हस्तांतरण पे वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और विश्व का कल्याण होगा और सतत विकास में वृद्धि में मिलित होगा। अब लाभ देख लीजिए, रोजगार सृजन होगा, गरीबी उन्मूलन होगा, निवेश का संरक्षण होगा। आप चाहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कथन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सतत विकास का अर्थ होता है आर्थिक विकास की सभी के लिए हो, विशेष रूप से गरीबों के लिए हो। ठीक, सामाजिक, ये तीसरा आयाम है। ठीक है, तीसरा आयाम क्या है, महिलाओं की भागीदारी कराओ। ठीक है, कमजोर वर्ग को सुरक्षा दो, स्थानीय ज्ञान में उपयोग करो और सामुदायिक सशक्तिकरण बनाओ। ध्यान रखने की बात है, यदि आप 4 चीजों को करते हैं, समाज में जोड़ते हैं, तो इससे बहुत सारे लाभ होंगे, जिससे शिक्षा और जागरूकता बढ़ेगी, जन जागरूकता अभियान होगा, सामुदायिक प्रशिक्षण भी आगे आएगा और क्षमता निर्माण बढ़ेगा। तो देख रहे हैं आप, सतत विकास के लिए आप मार्ग क्या है, प्रशस्त कर रहे हैं, अंतर संबंध दिख रहा है इन 3 आयाम पे। जैसे
हमने जब आपके यहाँ से पहले बोला था, फिर से निबंध पे जाते हैं। सबसे पहले हमने अवधारणा देख ली थी, आपदा की, सतत की, फिर हमने इसमें अंतर संबंध देखे, इसका लक्ष्य क्या है, फिर हमने देखा कि ये 3 आयाम क्या-क्या हैं, ये 1, 2, 3 हमने प्रभाव देखा। अब इन्हीं तीनों प्रभावों का हमने विस्तृत रूप से विश्लेषण कर लिया है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ा, अगर हम अंतर संबंध स्थापित करना है तो कोई ना कोई टूल हमें चाहिए। वो टूल केवल और केवल तकनीक है, ध्यान रखिए। तकनीक ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से दोनों के बीच अंतर संबंध बनाया जा सकता है, ठीक है? अगर हमारे पास तकनीक होगी, पहले जो मकान भूकंप रोधी नहीं होते थे, वो उन मकान को भूकंप रोधी बनाए। रिमोट सेंसिंग और टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है। अगर आप देखते होंगे मोबाइल पे पहले तूफान आने से पहले सूचना आ जाती है, अलार्म पहले बज जाता है, लोगों को पहले वहां से मुलायम चेतावनी चेतावनी दी जाती है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है, बिग डेटा विश्लेषण हो रहा है। आप देख रहे हैं लोग, जैसे किसी एरिया में, कोस्टल एरिया में तूफान आता है तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है। मछुआरे जाते हैं तो उनको सूचना दे दी जाती है। ये क्या है? ये तकनीक के माध्यम से। अगर अंतर संबंध स्थापित करना तो केवल तकनीक ही एक ऐसा आयाम है जो दोनों के बीच संबंध को स्थापित करता है। और यही संबंध, ये जो तकनीक है, ये सामाजिक आयाम, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों को बैलेंस कर सकता है। किसको बैलेंस कर सकता है? तीनों को बैलेंस कर सकता है, ठीक है? जिसके द्वारा, अच्छा, इस तकनीक को कैसे हम बैलेंस करेंगे? जैसे हमारे पास कुछ संस्था गठन एनडीएमए है, ठीक है, राज्य जिला स्तरीय पे तंत्र है, बहुहितकारी समन्वय है और कानून और नीतिगत है। तो ये तीनों चीज क्या है? ये चारों चीज जो संस्थागत है, इनके माध्यम से तकनीक का उपयोग करके हम दोनों में अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे विक्रम साराभाई का एक कथन है, इसके लिए आप जोड़ सकते हैं, विज्ञान और तकनीकी मानवता की सेवा में होनी चाहिए, ठीक है? अब चलिए हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बातें हो गई, तो थोड़ा-सा भारत की बात करते हैं। भारत में क्या प्रोसेस है? भाई भारत में जो है, अगर आप फ़ोकस करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, स्टेट गवर्नमेंट का है, डायरेक्ट भी है, ठीक है। तो हमने आपदा प्रबंधन 2005 ले आया, राष्ट्रीय प्रबंधन योजना ले आई है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, ठीक है। कुछ सफलता भी पाई, जैसे उड़ीसा में चक्रवात का, कानपुर केरल में हमने बाढ़ पूर्व चेतावनी दी थी, गुजरात में भूकंप का पुनर्निर्माण का। ये हम क्या करें? बजट में आवंटन कर रहे हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? यह देख रहे हैं कि किस तरह हम तकनीक का इस्तेमाल करके अपने संस्थागत ढांचा का विकास करके भारत में एक सफल आपदा प्रबंधन और सतत विकास की लाइन को अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस कथन को जरूर लिखेगा। भारत की ताकत उनके लोगों में है, समुदाय आधारित दृष्टिकोण हमेशा सफलता है। ये लाइन याद रखिएगा, समुदाय आधारित दृष्टिकोण ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें अंतर संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। अब एसडीजी हमारे 17 लक्ष्य बनाए गए। कितने लक्ष्य बनाए गए थे? 17 लक्ष्य। 17 लक्ष्य में दो प्रभाव आते हैं। आपदा प्रबंधन यदि इन पे एनालिसिस किया जाए तो एक प्रत्यक्ष प्रभाव आता है, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो आप बता सकते हैं कि सतत विकास में एसडीजी 11, एसडीजी 13, एसडीजी 1, एसडीजी 9, इसे नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। प्रत्यक्ष प्रभाव में ये 4 आपके लक्ष्य आ जाएंगे, बाकी बचे हुए लक्ष्य को आप एक अप्रत्यक्ष प्रभाव में लिख दीजिएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा? निबंध की, मतलब निबंध क्या हो जाएगा? बहुत बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे एक इसमें एक नयापन आ जाएगा कि भाई आपने 17 लक्ष्य को भी बता दिया कि कौन-सा प्रत्यक्ष है, कौन-सा अप्रत्यक्ष है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग को? इसका पूरा तात्पर्य ये है कि आपदा न्यूनीकरण किया जाएगा, सतत विकास होगा, जिससे समावेशी और विकास होगा। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कथन कहा गया है, कोई भी लक्ष्य पीछे नहीं छूटना चाहिए, सतत विकास का मूल सिद्धांत है। इस लाइन को आप चाहें तो कोट कर सकते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं अगली तरफ। कुछ केस स्टडी देखते हैं वैश्विक स्तर पे। जैसे जापान में आप देख लीजिए किस तरह तकनीक का उपयोग करके भूकंप रोधी जमीन में आधारित मतलब वो निर्माण कराया गया है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, लगातार चक्रवात वहां आता रहता है, वहां पे सामुदायिक विकास और स्वयंसेवक संघ द्वारा, स्वयंसेवक नेटवर्क द्वारा वहां पे काफी मदद की गई है। भारत में आप सुंदरबन की डेल्टा को देख लीजिए, जो मैंग्रोव वन हम लगातार काम कर रहे हैं, वो हमारी तूफान से कितनी सुरक्षा करते हैं। तो ये कुछ प्रकार की केस स्टडी है जिनको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कैसे अंतर सब है? आप चाहें तो गीता का एक कथन है, अनुभव की, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। ये लाइन लिख के आप बता सकते हैं कि इन्हीं के स्टडी को ध्यान में रखकर हम अपनी तैयारी को कितना मजबूत कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले। इसकी कुछ चुनौतियां भाई देखिए, चुनौतियां हमेशा पड़े रहेगी। जलवायु परिवर्तन लगातार बदल रहा है, तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, जागरूकता का अभाव है और संस्थागत समन्वय में कमी है। ठीक है, जैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बीच समन्वय का, ये सारी चीजें हमारे पास
चुनौतियाँ हैं, लेकिन समाधान भी उपलब्ध कराना होगा। जैसे एक-एक योजना पे काम करना होगा, निवेश में वृद्धि करनी होगी, प्रौद्योगिकी अपनाना होगा, टेक्नोलॉजी पे पूरा ध्यान देना होगा। सामुदायिक शब्द जो मैंने बताया था, 2 शब्द इसको याद करें, सामुदायिक शब्द का बढ़ाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, संकट में अवसर छिपे होते हैं। इस लाइन को लिख कर आप चुनौतियों समाधान की बात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट, इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? निष्कर्ष यही होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन सतत विकास अव्यय, इन्हें बाँटा नहीं जा सकता। पहला निवेश करेंगे तो दूसरा प्रभाव मिलेगा। समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, समुदाय आधारित होना चाहिए, रोकथाम बेहतर होना चाहिए, दीर्घकालिक सोच होना चाहिए, ठीक है? भविष्य की दिशा ये है कि जलवायु को विकास करे, स्मार्ट और लचीले शहर का निर्माण करना चाहिए, वैश्विक साझेदारी को बनाना चाहिए। आप चाहें तो कुछ कोट कर सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। हम इसके माध्यम से, निष्कर्ष के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सतत विकास पर काम करना है तो आपदा प्रबंधन को बेहतर रखना होगा। चलिए, निबंध समाप्त होता है। पूरे कोटेशन के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने निबंध को आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ कि ये निबंध आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।